हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है 6G पेटेंट की दौड़ में आगे बढ़ रहा है भारत, वैश्विक मानकों में बढ़ती भूमिका। भारत 6G प्रौद्योगिकी के पेटेंट की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग अध्ययनों के आधार पर भारत इस मामले में दुनिया में चौथे से छठे स्थान पर काबिज है। दिल्ली एशिया में 15 अक्टूबर से पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कर रहा है। तो भारत में ही क्या होगा, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की पहली बैठक आयोजित की जा रही है और 6G के लिए मानक निर्धारण में इसके प्रभाव और भूमिका को निर्धारित कर सकती है। यह सम्मेलन 190 देशों के प्रतिनिधियों को 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए भविष्य के मानक पर चर्चा करने का मंच प्रदान करेगा। जो न्यूज है वो भी साइंस से ही रिलेटेड है। वैज्ञानिकों ने सबसे पुरानी मिल्की वे जैसे आकाशगंगा खोजी है। यह डिस्क के आकार की है और इसे विकसित करने में होने में मात्र 700 मिलियन वर्ष लगे थे। नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय की लूसी ई रोलैंड के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगा मिल्की वे जैसी खोज की है। रिबेल्स 25 नाम की यह आकाशगंगा डिस्क के आकार की है और दृढ़ता से घूर्णन उन्मुख है, जिसमें सर्पिल भुजाएं और मिल्की वे की तरह एक लंबी केंद्रीय पट्ट है। वैज्ञानिकों ने यह खोज चिली स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सुविधा केंद्र आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे के माध्यम से की है। अध्ययन में कहा गया है कि आकाशगंगा द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचा उस समय का है जब ब्रह्मांड 700 मिलियन वर्ष पुराना था, जिसका अर्थ है कि रिवेल्स 25 को विकसित होने में 700 मिलियन वर्ष या उससे कम समय लगा। इसके लिए जो संदर्भ बिंदु लिए गए हैं वो है ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 13.8 अरब वर्ष है तथा आकाशगंगा की आयु 13.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी साइंस से ही रिलेटेड है। साइबेरिया में 2800 साल पुराना दफन मिला। दक्षिणी साइबेरिया में पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई में प्राप्त 2800 वर्ष पुराने 100 स्थान में सीथियन लोगों के 100 स्थान अनुष्ठानों एवं आश्चर्यजनक समानता पाई गई है। तो देखिए सीथियन कहाँ के थे, तो सीथियन पूर्वी ईरानी मूल के खानाबदोश लोग होते थे जो 2700 से 2300 वर्ष पहले वर्तमान क्रीमिया में रहते थे। एक अध्ययन में रूसी वैज्ञानिकों ने 2800 वर्ष पुराने इस विस्तृत दफनाने की व्याख्या भी की है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो संभवतः महत्वपूर्ण था को 18 घोड़ों और एक महिला के साथ दफनाया गया था, जिसे कथित रूप से मानव बलि के रूप में दफनाया गया था। तो ऐसी प्रथा अपने हड़प्पा काल में भी थी। आप बताइए किस जगह में व्यक्ति और कुत्ते को साथ दफनाया गया था। अध्ययन में कहा गया है कि मानव और घोड़े की हड्डियों के साथ साथ हथियार, मोती और टोपी के सटीक समूहों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये अवशेष 900 ईसा पूर्व के थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस पैटर्न में हड्डियां वितरित की गई थी तथा सिर के वस्त्र और हथियारों पर सजावट थी, वह सब ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में वर्णित सिंथियन संस्कृति से मिलती जुलती है। जो न्यूज है, क्या कवक आकृतियों को पहचान सकते हैं? नया अध्ययन कहता है कि हाँ। जापान के वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए एक अध्ययन किया कि क्या फंगल बीजाणुओं में आकृतियों के बीच अंतर करने की संज्ञानात्मक क्षमता होती है, भले ही उनके पास तकनीकी रूप से मस्तिष्क न हो। यह जानने के लिए शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक ही प्रकार के लकड़ी सड़ने वाले कवक को
बढ़ने के लिए लकड़ी के 2 अलग-अलग आकार के ब्लॉक बनाए। वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या फंगल बीजाणुओं ने दोनों लकड़ियों के ब्लॉक में फैलने के लिए एक ही विधि का प्रयोग किया, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। वैज्ञानिकों यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लकड़ी के क्रॉस अरेंजमेंट ब्लॉक में ब्लॉक के सबसे बाहरी क्षेत्रों में फंगल बीजाणुओं के कनेक्शन मजबूत थे और बीच में यह कमजोर था। लकड़ी के गोलाकार टुकड़े में फंगल बीजाणुओं के कनेक्शन की ताकत हिस्से में समान थी। तो जो वैज्ञानिकों के अनुसार यह कवक द्वारा निर्णय लेने का संकेत था, जिसमें प्रत्येक बीजाणु दूसरे के साथ संवाद करके यह तय करता है कि अधिकतम लाभ के लिए कैसे फैलना है। तो देखिए, कवक भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं जबकि उनके पास मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार का रास्ता साफ। तो एक हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब क्या क्या जम्मू कश्मीर में हुआ है। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार गिरने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल शासन लागू किया गया था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने बाद राज्यपाल शासन समाप्त होने के बाद पूर्ववर्ती राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया। तो 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन लागू हुआ और 20 दिसंबर 2018 को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को नवीनीकृत किया गया, जब तत्कालिक राज्य का विभाजन प्रभावी हुआ। इन संवैधानिक बदलावों के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला, 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। तथा जो रिजल्ट आया वो है 8 अक्टूबर को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें, उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीटें जीती है और ये मिलकर सरकार अब बनाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है, अमेरिका, कमला हैरिस के समर्थन में मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान रिकॉर्ड किया 30 मिनट का वीडियो। तो प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के समर्थन में 30 मिनट का एक प्रदर्शन वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसे 5 नवंबर को होने वाले आम चुनाव से पहले उनके राष्ट्रपति अभियान को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो न्यूज है, 10 साल की कैद के बाद मार्च में बाहर आए डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा का निधन हो गया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा 57 वर्ष के थे और उनका 90% शरीर काम नहीं करता था। माओवादियों से कथित संबंध के आरोप में उन्हें 10 साल जेल में बिताने पड़े थे और इसी साल मार्च मतलब 2024 मार्च में अदालत ने उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया था और उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व अर्थराइटिस दिवस। दुनिया में गठिया रोगों की संख्या 53 करोड़ से अधिक। ऑस्टियो अर्थराइटिस से पीड़ित लगभग 73% लोग 55 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनमें 60% महिलाएं शामिल हैं। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया या अर्थराइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों पर बुरा असर डालने वाली एक बीमारी है। गठिया मुख्य रूप से जोड़ों को प्रभावित करता है, जिससे दर्द, अकड़न और सूजन होती है। विश्व गठिया दिवस 2024 की थीम क्या है? सूचित विकल्प बेहतर परिणाम है। इस साल विश्व गठिया दिवस पर जरूरी सूचना तक पहुंच में सुधार लाने पर है, क्योंकि गठिया रोग से संबंधित और मस्कुलोस्केलेटल रोगों से पीड़ित लोगों को अक्सर प्रक्रिया और चलने फिरने संबंधी
कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गठिया रोग में क्या होता है कि जोड़ों में दर्द रहता है, जो जोड़ों को सहारा देने वाले कार्टिलेज की सूजन या गिरावट के कारण होता है। हालांकि गठिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन व्यायाम जोड़ों के आसपास के मांसपेशियों को मजबूत करके लचीलेपन में सुधार करके जोड़ों के दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है भारत फ्रांस संबंध के बारे में है। इकोल पॉलिटेक्निक ने 2 आईआईटी के साथ समझौता पर किए हस्ताक्षर, हाई लेवल रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। तो इकोल पॉलिटेक्निक ने एक बयान में कहा कि इसकी स्थापना 1794 में देश को उच्चतर श्रेणी के प्रशिक्षित इंजीनियर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। और यह क्या है? यह विश्व स्तर पर एक अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को जोड़ता है और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देता है तथा दीर्घकालिक मानवतावादी परंपरा को कायम रखता है। इकोल पॉलिटेक्निक ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई दोनों के साथ विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट न्यूज है नाबार्ड ने झारखंड को दी 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी। सिंचाई की 2 परियोजनाओं पर होगा खर्च। नाबार्ड के अनुसार 2 परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है पीएम गति शक्ति के बारे में। 15.39 लाख करोड़ रुपए की 208 परियोजना की सिफारिश। सबसे ज्यादा सड़क के लिए होना है काम। पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत इस परियोजना की अनुशंसा 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा की गई है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 13 अक्टूबर 2021 को। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है जो 7 इंजनों रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे और बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचों द्वारा संचालित है। पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपए की 208 बड़ी परियोजनाएं बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। इस परियोजना के उपयोग से कई लाभ हैं, जिसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। समूह द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क प्रोजेक्ट कितने हैं? 101, रेलवे के 73, शहरी विकास के 12 और तेल और गैस मंत्रालय से संबंधित 4 परियोजनाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो न्यूज है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अस्पताल भर्ती में दक्षिण भारत के राज्य आगे, ज्यादा कार्ड वाले प्रदेश पीछे हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती के मामले में दक्षिण भारत के राज्य आगे हैं। पीएमजेएवाई के आंकड़ों के अनुसार इसमें 5 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दक्षिण भारत के 4 राज्य शामिल हैं। तो वो कौन से राज्य हैं 4? तो देखिए 90.5 लाख अस्पताल भर्ती के साथ तमिलनाडु शीर्ष पे है। उसके बाद कर्नाटका का स्थान है, फिर राजस्थान, देन केरला और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। जो ज्यादा कार्ड वाले राज्य हैं वो पीछे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश 5.1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने होने के बावजूद इस योजना के तहत सिर्फ 28 लाख भर्ती हुई है। इसी तरह अन्य अधिक कार्ड बनाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। फिर तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान आता है। बिहार में यह योजना 3 सालों तक लंबित पड़ी रही और फिर पुनः
2024 में शुरू हुई है। अन्य राज्यों में कम भर्ती के आंकड़ों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के डैशबोर्ड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 35.6 करोड़ नागरिक जुड़े हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होते हैं वे अस्पताल में दाखिल होने पर 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, एनएसओ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा रोजगार खाद्य उत्पाद क्षेत्र में लगभग 40,508 फैक्ट्रियों से मिल रही है। तो एनएसओ द्वारा जारी उद्योग के वार्षिक सर्वे के नवीनतम परिणामों से पता चलता है कि एएसआई में शामिल कुल 29 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से वित्त वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा परिचालन में खाद्य उत्पाद की 40,508 फैक्ट्रियां हैं। संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा 21 लाख लोग इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। खाद्य उत्पाद में मांस, मछली, क्रुस्टेशियन, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पादों का संरक्षण और प्रसंस्करण शामिल है। दूसरे स्थान पर परिचालन में फैक्ट्रियां, इसमें अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद उद्योग समूह आता है। इस क्षेत्र में 29,321 फैक्ट्रियां चल रही है, जिसमें शीशे के उत्पादों और अन्य गैर धातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में परिचालन वाली फैक्ट्रियों की संख्या बढ़कर 2,53,334 हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022 में 2,49,987 थी। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो परिचालन करने वाली फैक्ट्रियों की संख्या है विनिर्माण क्षेत्र में, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम सकल मूल्य वर्धन की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में बेसिक मेटल ग्रुप का जो जीवीए है सबसे ज्यादा 2.06 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें लोहे व स्टील धातुओं की कास्टिंग और अन्य का विनिर्माण शामिल है। इसके बाद रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के समूह की हिस्सेदारी है, जिसमें बेसिक केमिकल्स, उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मानव निर्मित फाइबर और अन्य का विनिर्माण शामिल है। तो सबसे ज्यादा जो जीवीए है वो है आपको बेसिक मेटल ग्रुप का, और उसके बाद किसका है, रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का। तो ये ध्यान रखना है। अब दो बड़े न्यूज हैं जिस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मिल्टन तूफान बना इतना खतरनाक, क्या कहती है वैश्विक एजेंसियां। तो मैक्सिको की खाड़ी की गर्म समुद्री सतह के साथ ही नजदीकी जेट स्ट्रीम के संपर्क में ही हैरिकेन मिल्टन को जमीन से टकराने के दौरान शक्ति प्रदान की है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें दो चीजें काम कर रही है, एक तो समुद्र का जल स्तर जो गर्म हो रखा है वो, और दूसरा है जेट स्ट्रीम। तो देखते हैं आगे। हरिकेन मिल्टन ने 9 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर श्रेणी थर्ड के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में दस्तक दी। इस समय हवा की रफ्तार 179 से लेकर 208 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी। मिल्टन इस साल फ्लोरिडा में आने वाला तीसरा तूफान है। इससे पहले जुलाई में डेबी और 26 सितंबर को हेलेन तबाही मचा चुका है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा कि ये मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। यह 2024 के दौरान अटलांटिक महासागर का 9वां तूफान है और जून में डेरियल के बाद दूसरा श्रेणी 5 का तूफान है। डेरियल के दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। फ्लोरिडा में हर साल औसतन लगभग 50 बवंडर आते हैं। हरिकेन और उष्णकटिबंधीय तूफान बवंडर पैदा कर सकते हैं। ये बवंडर आमतौर पर तूफान के केंद्र से दूर बारिश की पट्टियों के भीतर गरज के साथ बनते हैं, लेकिन वे आई वॉल के पास भी बन सकते हैं। तो अगर आपने उष्णकटिबंधीय तूफान की संरचना के बारे में पढ़ा होगा तो ये बारिश की पट्टियों के बारे में भी आप जानते होंगे और आई वॉल के बारे में भी आप जानते होंगे। उष्णकटिबंधीय तूफानों से जुड़े अधिकांश बवंडर
तूफान के दाहिने सामने के चतुर्दार्श में बनते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला चीज है, जहां अक्सर तेज हवाएं चलती हैं और अस्थिरता बनी रहती है। यह बवंडर वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण उत्पन्न हुए थे, जबकि भारी बारिश बेहद नमी के चलते हुई है, जो संभवतः तूफान मिल्टन के तीव्र होने के दौरान जमा हुई थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तब RI, इसको बोलते हैं रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है, जब वो 24 घंटे के भीतर हवा की 56 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम निरंतर रफ्तार को प्राप्त कर लेता है। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से नमी को अवशोषित करते हैं जहां वे तीव्रता का अनुभव करते हैं। पश्चिमी और उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के भूभाग 85.4% नमी प्रदान करते हैं, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बारिश में बदल जाती है। तूफान मिल्टन की तीव्रता विशेष रूप से मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सिको और मध्य अटलांटिक के तट से दूर पैदा हुई। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन को ताकत न केवल मैक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी, बल्कि साथ ही अटलांटिक की ऊपरी सीमा पर बनी जेट स्ट्रीम हवाओं से भी मिली थी। देखिए, तो RTI से संबंधित एक न्यूज है। इसमें क्या है, एक रिपोर्ट जारी हुआ है, तो क्या कहता है वो देखते हैं। RTI के 19 साल पूरे हो गए हैं। गत 5 साल में लंबित शिकायतों अपीलों की संख्या करीब 2 लाख बढ़ गई है। देखिए, तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। सत्ता के गलियारों से जनता तक सच और जानकारी की रोशनी पहुंचाने का सशक्त माध्यम रहा है RTI कानून। पिछले कुछ वर्षों में ये विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो देखिए, RTI अधिनियम के तहत सूचना आयोगों में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख और आयुक्तों के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि राज्य के सूचना आयोग के प्रमुख और आयुक्तों के लिए चयन पैनल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया। अब देखते हैं आगे। 12 अक्टूबर 2024 को देश में RTI अधिनियम लागू होने के 18 वर्ष पूरे हो गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट बताती है, एक NGO है सतर्क नागरिक संगठन, कि देश के सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक शिकायतें लंबित है। सूचना आयुक्तों के पद रिक्त पड़े हैं और कई आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर हम राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र की हालत सबसे अधिक खराब है। महाराष्ट्र में सूचना आयोग 1,08,641 मामले लंबित है। इसके बाद कर्नाटका का नंबर है, फिर तमिलनाडु और फिर छत्तीसगढ़। केंद्रीय सूचना आयोग के पास लगभग 23,000 अपीलों और शिकायतों का बैकलॉग मिला है। रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ और बिहार में एक नया RTI दायर किया जाए तो उसकी सुनवाई का नंबर आने में 4 से 5 साल तक समय लग सकता है। तो ये सब इसकी समस्याओं को दर्शा रहा है। और ये समस्याएं क्यों है? क्योंकि सरकारें समय पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर रही है। अगर कुछ उदाहरणों को हम शामिल करें तो देखिए, रिपोर्ट बताती है कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के बीच 7 सूचना आयोग झारखंड, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग समय के लिए निष्क्रिय रहे हैं, क्योंकि मौजूदा आयुक्तों के पद छोड़ने के बाद कोई नए आयुक्त नियुक्त नहीं किए गए। इनमें से 4 आयोग झारखंड, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा अभी भी निष्क्रिय पड़े हुए हैं। 5 आयोगों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और उड़ीसा में मुख्य सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं।
रिपोर्ट का दावा है कि कई आयोग बिना कोई आदेश पारित किए बड़ी संख्या में आवेदन वापस कर दे रहे हैं। जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के बीच केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने प्राप्त कुल अपीलों और शिकायतों में से 42% को वापस कर दिया है। इसी से संबंधित एक हाल ही का उदाहरण देखिए तो आरटीआई दायर कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले के लिए जानकारी मांगी गई थी। 15 अप्रैल को जो आरटीआई कार्यकर्ता थे बोस ने आरटीआई के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या लिखा कि सीएम के नियमों के तहत नागरिकता के लिए आ रहे आवेदनों का रिकॉर्ड रखने का प्रावधान नहीं है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसके तहत जो गृह मंत्रालय ने अपना जो उत्तर दिया है उसमें कहा कि नागरिकता के लिए आ रहे आवेदनों का रिकॉर्ड रखने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को जानकारी बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। तो यही देखिए इस कारण से जो है सूचनाओं तक पहुंच लोगों को नहीं हो पा रही है। सूचना आयोग क्यों जरूरी है? तो ये बहुत जरूरी है। सूचना आयोग का काम है कि अगर सरकार गलत तरीके से सूचना नहीं दे रही है तो सूचना आयुक्तों के पास यह शक्ति है कि वह सरकार को सूचना देने के लिए निर्देश दे सकती है। आप में से कईयों को पता होगा कि आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना लगाने का अधिकार सूचना आयुक्त के पास होता है। दंड संबंधी यह प्रावधान कानून को मजबूती देने और पीआईओ को कानून का उल्लंघन करने से रोकने के लिए था। सतर्क नागरिक संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सूचना आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने के विश्लेषण से पता चलता है कि आयोग ने 95% मामलों में पेनाल्टी नहीं लगाई जहां वह संभावित रूप से लगाई जा सकती थी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रत्येक आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। 29 में से 18 आयोग लगभग 62% ने 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। तो देख लीजिए आरटीआई की स्थिति अभी क्या हो गई है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये आपको मेंस में फॉर्डर मटेरियल के रूप में उपयोग करने में मदद करेगी। साथ में ही कई ऐसे पीटी के महत्वपूर्ण इसमें सूचनाएं मैंने आपको दी जिसका उपयोग कर आप उत्तर को सही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।